नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजय शक्ति में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में? हम लोग पढ़ रहे थे हीट के कॉन्सेप्ट अपने, और उसमें मैंने कई चीज़ आपको बताई थी। अच्छा ये बताइए, मैंने आपको एक चीज़ बताया था, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातित पदार्थ आपको बताया था ना। क्या होता है ऊर्ध्वपातित पदार्थ? ऐसे पदार्थ जो सीधे ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएं, उन्हें हम ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। ठीक ना? जैसे कपूर, कपूर को अगर आप जलाएंगे तो लिक्विड में चेंज नहीं होता, मतलब आपको दिखता नहीं है कि लिक्विड में चेंज हुआ। बाकी हकीकत में बताऊं, वो बहुत थोड़े समय के लिए लिक्विड में चेंज होता है, लेकिन हमको आपको पता नहीं चल पाता। ऊर्ध्वपातित पदार्थ का ये गुण होता है, हमको आपको बस यही लगता है कि डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया। जो हमको दिखेगा वही हम महसूस करेंगे ना, समझे? हाँ, तो सीधा सा आप इतना जान लीजिए, बहुत उसका टेक्निकल फंडे में मत जाइए, नहीं तो क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। होता क्या है कि सीधे वो ठोस से सीधे वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा हमको दिखता है। चलिए, ऊर्ध्वपातित पदार्थ आपको वो सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आज हमको क्या पढ़ना है? कैलोरीफिक मान बताया था ना। अरे भाई, सीधा सा मतलब है कि जिस पदार्थ को जलाने पर हमको ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, ज्यादा ऊष्मा मिलेगी, हम कहेंगे कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। हाँ, और हर आदमी चाहता है कि कम जलाने पर हमको ज्यादा एनर्जी मिले, ईंधन कम खर्च हो और एनर्जी ज्यादा मिले। तो ये कब मिलेगा? कैसे पदार्थों में ये चीज आपको मिलेगी? ये तब मिलेगा जब उस पदार्थ की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। ठीक है ना? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है, फ्यूचर फ्यूल है। ठीक है ना? चलिए, तो आज इसके आगे हम चलेंगे। हम क्या कहें आज? हमको क्या पढ़ना है ये बताइए। तापमान किसे कहते हैं? तापमान कहें या ताप कहें, किसे कहते हैं? ताप, ताप लिख लेते हैं। किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ की गर्माहट या ठंडेपन की माप को तापमान कहते हैं या ताप कहते हैं। मैंने क्या कहा कि गर्माहट या ठंडेपन की माप को क्या कहते हैं? तापमान। तापमान क्या होता है? ताप क्या होता है? किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ के गर्माहट या ठंडेपन की माप होती है। जैसे आपको ये तो समझ में आ जाएगा, गर्माहट तो आपको समझ में आ जाएगा। आप सीधा से कहें, मतलब इसका सीधा से मतलब ये निकल रहा है कि जो वस्तु जितनी ज्यादा गर्म होगी, हम कहेंगे कि उस वस्तु का तापमान उतना ज्यादा है। तापमान का सीधा मतलब आप गर्माहट से लगाते हैं। यहां मैंने लिखा गर्माहट और ठंडेपन की माप को। आप कहेंगे कि ठंडेपन का तापमान से क्या संबंध है? कुछ नहीं, सीधा सा कि जो वस्तु ठंडी होगी उसका तापमान कम होगा। तापमान उसमें भी होगा, ठंडी वस्तु में भी, भले माइनस में तापमान हो, 0 से कम तापमान हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो तापमान होगा ना, समझे? जब वस्तु बहुत ठंडी होती है तो हम क्या कहते हैं कि उसका तापमान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या कहते हैं कि माइनस में होता है, -10 है, -20 है। हाँ, तो ये तापमान है, तो हम बता रहे होते हैं, जबकि वस्तु है ठंडे में। समझ रहे? तो गर्माहट से हमको क्या पता चलेगा? किसी वस्तु के तापमान की माप पता चलेगी कि किसी वस्तु का तापमान कितना है। गर्माहट ये बता, ठंडापन भी वही चीज बताता है कि किसी वस्तु का तापमान कितना है। ठीक है ना? समझ गए कि नहीं आप? ठंडा है तो हम कहेंगे कि तापमान कम है, और गर्म है तो हम कहेंगे कि तापमान ज्यादा है। कुल मिला के दोनों केस में हम तापमान ही तो बता रहे हैं आपको। ये गर्म ठंडेपन इसलिए यहां लिखा क्योंकि कभी क्वेश्चन में बेवकूफ बना सकता है। कि तापमान क्या है, एक विकल्प में दे दिया गर्माहट की नाप, एक में दे दिया ठंडेपन की नाप, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप
दे दिया कि दोनों सही तो आप, और एक में लिख दिया कि सिर्फ एक सही तो आप वही सिर्फ एक सही वाला विकल्प लगा के चले आएंगे। आपको लगेगा कि ठंडेपन का तापमान से क्या संबंध? जी नहीं, ठंडेपन का भी तापमान से संबंध है। बस ठंडेपन का मतलब है कि तापमान कम है, हो सकता है 0 हो सकता है कि माइनस हो। हाँ, चलिए, तो तापमान को मापने के लिए डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे आपका बुखार अगर आपको आ गया तो आपके शरीर का जो ताप नापने के लिए भी कुछ ना कुछ थर्मामीटर आप यूज करते हैं ना, और उसमें आपको पता चलता है कि 102 फीवर है, 104 फीवर, इस प्रकार की आप बात करते हैं, समझे? तो तापमान को मापने के लिए डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर यूज किए जाते हैं, समझे? अलग अलग प्रकार के थर्मामीटर यूज किए जाते हैं, ठीक ना? मान लिया किसी थर्मामीटर को आप यूज कर रहे हैं तो आपको सेल्सियस में वैल्यू पता चल रही है, यानी वो जो थर्मामीटर नाप रहा है तापमान को सेल्सियस में नाप रहा है। किसी थर्मामीटर को आप यूज करेंगे तो आपको तापमान की वैल्यू फ़ारेनहाइट में पता चलेगी, यानी वो जो थर्मामीटर है वो फ़ारेनहाइट में तापमान का मापन कर रहा है। किसी को आप करेंगे तो आपको केल्विन में वैल्यू पता चलेगी तापमान की, किसी थर्मामीटर को यूज करेंगे तो आपको रोमर में पता चलेगी। कुल मिलाकर के अलग अलग प्रकार से आपको तापमान की वैल्यू पता चलेगी, कभी सेल्सियस में, कभी फ़ारेनहाइट में, कभी रोमर में और कभी केल्विन में। तो हमको यही यहां पर पता करना है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रोमर, ये जो डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर हैं इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, थर्मामीटर का मतलब क्या होता है? तापमापी, यानी कि तापमान को नापने के लिए थर्मामीटर यूज किया जाता है। चलिए, क्या है? सेल्सियस। इधर से लिखते नहीं भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर, ये चार मैं आपको लिख रहा हूं, ठीक ना? ये जो सेल्सियस वाला जब थर्मामीटर आप यूज करेंगे, ये सब में आपको बताएगा कि किस में मिनिमम वैल्यू कितना होती है, किस में मैक्सिमम वैल्यू कितना होती है, ठीक ना? चलिए, अभी इसका कोई काम नहीं तो इसको हम मिटा देते हैं ताकि हमको जगह मिल जाए। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना? तो देखिए, जो सेल्सियस वाला तापमापी होगा उसकी मिनिमम वैल्यू कितना होती है? 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होती है? 100। याद रखिएगा इसको। फ़ारेनहाइट वाले में मिनिमम कितना होती है? 32, और मैक्सिमम कितना होती है? 212। केल्विन वाले में 273 मिनिमम और मैक्सिमम होती है 373, और रोमर वाले में 0 और 80, ठीक? मिनिमम मैक्सिमम सबकी वैल्यू। सेल्सियस को C से दिखाते हैं, फ़ारेनहाइट को F से दिखाते हैं, केल्विन को K से दिखाते हैं और रोमर को R से दिखाते हैं, ठीक? तो आपको मिनिमम मैक्सिमम पता चल गया कि नहीं? चलिए, एक चीज आपको मैं बताता हूं। यहां पर आप देखिए, एक सूत्र होता है कि तापमापी माइनस मिनिमम वैल्यू बटे मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक? चलिए, ये होता है फार्मूला। अभी मैं बता रहा हूं कि इसका यूज क्या है।
देखिए, मान लिया हम सेल्सियस तापमापी इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सी तापमापी? सेल्सियस वाली। तो चलिए इसके जगह सेल्सियस लिख दीजिए, तापमापी के जगह। सेल्सियस को सी से डिनोट करते हैं ना, तो मैं वहां पूरा सेल्सियस ना लिख करके सी लिखूंगा। सी माइनस मिनिमम वैल्यू कितना है? 0। अब देखो, अगर तापमापी आप सेल्सियस वाला यूज कर रहे हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी आप सेल्सियस की ही लेंगे, ठीक है ना। तो C माइनस 0 बटे मैक्सिमम है 100 माइनस 0 बराबर ये किसके होगा? फ़ारेनहाइट। अब हम तापमापी यूज कर रहे हैं फ़ारेनहाइट वाला, यानी थर्मामीटर हम फ़ारेनहाइट के यूज कर रहे हैं। तो F माइनस, अब फ़ारेनहाइट वाली मिनिमम वैल्यू लेंगे 32 बटे मैक्सिमम वैल्यू फ़ारेनहाइट में 212 माइनस 32। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा इसके। अब केल्विन वाले के ले ले, K माइनस 273 बटे 373 माइनस 273 बराबर R माइनस 0 बटे 80 माइनस 0। समझे? ठीक है ना। ये मैंने इसलिए लिखा था कि ये चीज जो होता है ये सबके लिए सेम होगा। बस आप तापमापी की जगह जो तापमापी आप ले रहे हैं वो यहां पर आप लिख दीजिए और सबकी आपको कर देंगे, आपस में सब सेम होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो C माइनस 0 क्या होगा? C बटा 100 बराबर F माइनस 32 बटे ये हो जाएगा 180 बराबर K माइनस 273 बटे 100 बराबर R बटे 80। 80 है ये, ठीक। चलिए, तो इसको 20 पंचे 100, 20 नवा 180, 20 पंचे 100, 20 चौको 80। समझे? तो ये क्या हो जाएगा? C अपान 5 बराबर F माइनस 32 अपान 9 बराबर K माइनस 273 अपान 5 बराबर R बटा 4। ये आपका बन गया, ठीक। ये फार्मूला बन गया कि C अपान 5 बराबर कितना होता है? F माइनस 32 अपान 9 बराबर K माइनस 273 अपान 5 बराबर R बटा 4। ये सूत्र मैं यहां इतना इसलिए किया क्योंकि डायरेक्ट टीचर इतना लिखा देते तो हम क्या होता है कि कहते कि इसको रट लो। इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। मान लिया फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको दे देगा और कहेगा कि इतने फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेल्सियस में कितना होगी, या इतने सेल्सियस की वैल्यू केल्विन में कितना होगी, या इतने केल्विन की वैल्यू रोमर में कितना होगी। आगे जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा कि इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। चलिए, एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं क्या। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू कितनी होगी। क्या कह रहा है कि कोई वस्तु है, उसका टेम्परेचर कितना है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो कह रहा है ये जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड है इसकी वैल्यू आप फ़ारेनहाइट में बताइए। किस में बताइए? फ़ारेनहाइट में, ठीक है ना। तो रख दीजिए इसी को। फार्मूला क्या होता है? C अपान 5 बराबर F माइनस 32 अपान 9, ये होता है फार्मूला। अब हमको सेल्सियस में दिया है, फ़ारेनहाइट में पूछना तो इतना ही लिखेंगे ना, इस सबको लिखने की क्या जरूरत। चलिए, सेल्सियस कितना है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो C की जगह -40 लिख दीजिए। -40 बटा 5 बराबर F माइनस 32 अपान 9 -8, ठीक। काट देंगे, ये क्या हो जाएगा? F माइनस 32 बराबर क्या हो जाएगा? -72। दिख रहा है कि नहीं? चलिए, F माइनस 32 बराबर -72, F बराबर -72 प्लस 32, तो बराबर क्या हो जाएगा? -40।
क्या हो जाएगा, -40। दिख रहा है ना, यानी वैल्यू कितना निकल आई एफ की, -40 निकल आई। समझे? यानी इससे क्या समझ में आया कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू फ़ारेनहाइट में भी -40 आ रही है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड को जब फ़ारेनहाइट में चेंज किया तो कितना आया, -40। यानी क्या लिख सकते हैं, -40 फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं ना। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर -40 फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर -40 फ़ारेनहाइट। यानी हम ये कह सकते हैं कि -40 ही वो टेम्परेचर है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की वैल्यू समान होती है। हम ये कह सकते हैं। भाई देख लीजिए, -40 ही तो है। -40 सेंटीग्रेड को आपने जब चेंज किया था तो -40 फ़ारेनहाइट मिला था। यानी -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या होती है, समान होती है। तो अक्सर ही क्वेश्चन पूछता है वह कौन सा टेम्परेचर है जिसकी वैल्यू सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में समान होती है, कह दीजिएगा -40। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट। ऊष्मा गतिकी का नियम आपको बता दें। तो चलिए अब अगला पढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है ऊष्मा गतिकी का नियम। ऊष्मा गतिकी के नियम। ठीक, चलिए यहां हमको 3 नियम पढ़ने हैं ऊष्मा गतिकी के। तो देखते हैं पहले ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। ठीक, देखिए ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम कुछ नहीं है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा था ना, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। जब आपको गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी कि मैकेनिक्स वाला चैप्टर जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तब वहां पर मैंने आपको ऊर्जा संरक्षण का नियम बताया था। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यही चीज ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भी कहता है। हाँ, वही ऊर्जा संरक्षण वाली बात प्रथम नियम कहता है कि ऊर्जा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कोई पूछे तो क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण की बात करता है। यानी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक ना, वही बात ये कहता है। चलिए, ये प्रथम नियम में एक फार्मूला होता है Q बराबर डेल्टा U प्लस W। U है ये, ठीक ना, ये बता रहा हूं इसका क्या मतलब है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। यानी जब यहां पर कहीं ऊष्मागतिकी में मैं ऊष्मा शब्द नाम लूंगा तो आप समझ लीजिएगा कि ऊर्जा की बात कर रहा है। ठीक, चलिए मैंने क्या लिखा, Q बराबर डेल्टा U प्लस W। इसका मतलब समझिए, यह है दी गई ऊष्मा, सोखी गई ऊष्मा या तो
यहां पर सोखी गई ऊष्मा नहीं लिखते, क्योंकि अलग अलग में ये अलग अलग होगा। अभी मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। किया गया कार्य Q बराबर डेल्टा U प्लस W, दी गई ऊष्मा, ऊष्मा कहें या ऊर्जा कहें, कहीं पर यहां पर दी गई ऊर्जा लिख दिया जाएगा, कहीं दी गई ऊष्मा लिख दिया जाएगा, लिख देते हैं। चलिए ऊष्मा या ऊर्जा बराबर क्या होगा, डेल्टा U प्लस W। W क्या है, किया गया कार्य। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यह है तवा। तवा तो आपको पता ही होगा, वही तवा जो रोटी बनाने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये बताइए, जब तवा को आप ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा देते हैं ना तवा को, भाई नीचे से चूल्हे से जब आग चूल्हे में लगाते हैं तो क्या होता है, जब आग जलती है तो उस आग से ऊष्मा मिलती है, और वो ऊष्मा कहां पड़ती है, तवे पर पड़ती है, ठीक ना। और फिर होता क्या है, तवा गर्म होता है और उस पर हम रोटी रख करके पकाते हैं। ये होता है पूरा तवा का काम। ये बताइए, जब आप ऊष्मा देते हैं तवा को, तो आप देखते होंगे कि एक आध मिनट तक जो है, अगर मान लिया कि आपने ऐसे आग लगाई और तुरंत तवा रख दिया, यानी कि तवा को तुरंत ऊष्मा मिलना शुरू हो गई। लेकिन आप देखेंगे कि तुरंत ही उस पर अगर आप रोटी रखेंगे तो रोटी फूलेगी नहीं, वो रोटी नहीं फूलती। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि एक आध मिनट तक वो तवा क्या होता है, पहले गर्म होता है, यानी जो ऊष्मा दे रहे हैं उसका यूज वो अपने आप को गर्म करने में करता है। और जब तवा गर्म हो जाता है तब वो जो है उस पर जब आप रोटी रखेंगे तब वो फूलेगी, तुरंत वो रोटी नहीं फूलेगी, तुरंत वैसे को वैसे रहेगी रोटी। अगर आप सोचिए बस आग लगाया और तुरंत उस पर रोटी रख दे, क्यों, क्योंकि तवा अभी गर्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो मेरा कहने का मतलब, मान लिया यहां से 10 ऊष्मा आपने उसको दिया, तो 10 में वो क्या करेगी, पहले 2 का यूज, ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, अपने आप को गर्म करने में करेगी, और बाकी 8 से क्या करेगी, रोटी बनाएगी। जब एक बार गर्म हो जाएगा, जितना उसको गर्म होना है, तो उसके बाद जितनी ऊष्मा मिल रही है सब का इस्तेमाल वो रोटी बनाने में करेगी। रोटी बनाने में करेगी मतलब क्या करेगी, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कार्य करेगी। हर जगह कार्य का मतलब, हर जगह कार्य अलग अलग होता है। तवा के केस में कार्य क्या है, रोटी बनाना, समझे। तवा रोटी बना रहा है, यानी क्या कहेंगे, तवा का काम क्या है, तवा का कार्य क्या है, रोटी बनाना, ठीक है ना। तो वही चीज, कुछ ऊष्मा जो है जो आप देंगे वो अपने ऊपर इस्तेमाल कर लेगी। अपने ऊपर इस्तेमाल कर लेगी मतलब अपने आप को गर्म करने में इस्तेमाल करेगी, और फिर बाकी जितना आप देते जाएंगे उसका इस्तेमाल क्या करेगी, रोटी बनाने में करेगी। तो वही चीज यहां लिखा हुआ है। मान लिया तवा से आपने क्यों ऊष्मा दिया, ठीक है ना, तवा को क्यों ऊष्मा आपने दिया, तो क्या करेगी, डेल्टा U, वही जो यहां 2 डेल्टा U क्या है, वही जो अपने आप को उसने गर्म करने में यूज किया। तवा वाले केस में इसमें क्या लिख देंगे, गर्म करने में, ठीक ना। और बाकी क्या किया, बाकी ऊष्मा से उसने कार्य किया, कार्य का मतलब रोटी बनाया, ठीक। चलिए, ये तवा वाला केस आपको समझ में आ गया। तो चलिए, आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है, और ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो यही समझ लीजिए, जब आप यहां से ऊष्मा दे रहे थे, यानी जो आग आप उसको दे रहे थे, आग का मतलब जो ऊष्मा दे रहे थे वो किस में परिवर्तित हो गई, कुछ ऊष्मा परिवर्तित हो गई गर्म होने में, तवा को गर्म करने में, यानी ऊष्मा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई कि नहीं, 2 यूनिट गर्म करने में परिवर्तित। यहां से तो आग आपने दिया था ना, और वो आग किस में परिवर्तित हो गई, तवा को गर्म करने में, और कुछ ऊष्मा किस में परिवर्तित हो गई, कार्य करने में। अब रोटी बन रही है, रोटी फूल रही है, रोटी सेंकी जा रही है, यानी जो आपने आग दिया था वो किस में परिवर्तित हो गई, कार्य करने में। आपने 10 दिया था यहां पे आग जला करके,
तो 2 हो गई गर्म करने में, 2 कन्वर्ट किस में हो गई, गर्म करने में, और बाकी 8 किस में कन्वर्ट हो गई, कार्य करने में। तो वही तो मैंने कहा था कि ऊष्मा कभी, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। इस केस में ऊर्जा का मतलब ऊष्मा है, यानी ऊष्मा कभी नष्ट नहीं होती। देखिए 10 था और 10 इधर भी है। मैंने क्या कहा था, नष्ट नहीं होती, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए यहां 10 आग के रूप में थी और यहां परिवर्तित होकर के 2 तो गर्म होने में और बाकी 8 कार्य करने में परिवर्तित हो गई, यानी रूप चेंज हो गया, लेकिन बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। ठीक, चलिए समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए अच्छा ये बताइए, ये डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू वही है जो तवा अपने आप को गर्म करने में ले रहा है। ठीक, अभी और उदाहरण दूंगा तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये बताइए, तवा ज्यादा गर्म होगा तब ऊष्मा ज्यादा ये एब्जॉर्ब करेगा, या तवा ज्यादा मोटा होगा, समझिए, तवा ज्यादा मोटा होगा तब वो ज्यादा सोखेगा अपने आप को गर्म करने पर, कि तवा पतला होगा तब सोखेगा? देखिए तवा जितना पतला होगा डेल्टा यू की वैल्यू उतना कम होगी। मतलब कि ये जो गर्म करने में अपने आप को ले रहा है उतना कम लेगा। मान लिया अगर पतला होगा, 10 इधर से दिया तो पतला होगा तो जल्दी गर्म हो जाएगा, यानी बस उसको 1 मिली और गर्म हो गया। बाकी 9 का इस्तेमाल अब क्या करेगा, वो कार्य करने में करेगा। समझे? यानी कि इस केस में क्या हो रहा था कि जब आपने 10 दिया था तो 10 में 8 का इस्तेमाल उसने कार्य करने के लिए किया था, और इस केस में जब आपने 10 दिया था तो 9 का इस्तेमाल उसने कार्य करने के लिए किया। समझे? तो हमारे लिए फायदेमंद क्या होगा कि जो हम यहां से ऊर्जा या ऊष्मा दे रहे हैं उसका अधिक से अधिक यूज कार्य करने के लिए हो। भाई हमारा टारगेट क्या है, नीचे आग देने का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा रोटी बने। हमें इससे क्या मतलब कि तवा अपने ऊपर कितना खर्च कर रहा है, उसका तो हमको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। हमको बेनिफिट तो उसका मिलेगा जो इस रूप में जा रही है, ऊर्जा परिवर्तित हो रही है ना। हमारा मेन लक्ष्य है कि अधिक से अधिक कार्य हो, और अधिक से अधिक कार्य होने का मतलब क्या है कि अधिक से अधिक ऊर्जा या ऊष्मा जो है कार्य करने में खर्च हो। समझे कि नहीं समझे? और अधिक से अधिक ऊर्जा या ऊष्मा कार्य करने में कब खर्च होगी, जब ये जो है डेल्टा यू की वैल्यू कम होगा, यानी अपने ऊपर वो कम खर्च करेगा। तो जब तवा पतला होगा तो अपने ऊपर कम खर्च करेगा, ज्यादातर कार्य करने यानी रोटी बनाने में खर्च कर देगा। तो इससे आपको एक चीज समझ में आई कि नहीं? क्या समझ में आई? कि तवा पतला लेना चाहिए। ठीक है ना? तवा जितना ज्यादा मोटा रहेगा ये जो है इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। मान लिया और ज्यादा मोटा ले लिया तो 10 आप देंगे तो हो सकता है कि वो 3 अपने ऊपर खर्च कर ले और बाकी 7 का कार्य करने में यूज करे, और जब 7 का करने में यूज करेगा तो कम कार्य होगा, यानी रोटी कम बनेगी। ठीक है ना भाई? जितना जल्दी गर्म हो जाएगा, यानी जितना कम लेगा उतना जल्दी गर्म हो जाएगा, उतना जल्दी गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा रोटी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? नहीं पता चला 5 मिनट अभी गर्म हो रहा है, 5 मिनट जितना बहुत मोटा हम तवा लेके आए 5 मिनट लगा रहा है गर्म होने में, यानी 5 मिनट तक जो आप नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं वो सब उसको गर्म करने में यूज हो रही है। चलिए ये आपको समझ में आ गया? ऊर्जा संरक्षण का नियम कैसे है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि नष्ट नहीं किया जा सकता। क्या नष्ट हुई? क्या 10 दिया था 10 इधर मिल गई, 2 इसमें 8 इसमें। और ऊर्जा संरक्षण का नियम और क्या कहता है कि नष्ट नहीं किया जा सकता लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए आपने यहाँ आग के रूप में दिया था और यहाँ पर परिवर्तित हो गई। कैसे परिवर्तित हो गई? 2 हिस्सा तो उसका गर्म करने में परिवर्तित हो गया। तवा गर्म कैसे हुआ? यही आग को रिसीव करके तो गर्म हुआ। यहाँ आग के रूप में ऊष्मा हुई, वहां गर्म तवा गर्म के रूप में ऊष्मा मिली, और बाकी 8 हिस्सा का परिवर्तित हो गया काम करने में। काम करने मतलब रोटी बनाने में। ठीक है ना? तो रूप चेंज हो गया। ठीक,
और वही तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि रूप चेंज हो जाएगा लेकिन नष्ट नहीं होगी। 10 इधर थी तो इधर वो 10 ही मिल गई। ठीक, चलिए, ये कहता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम यही बात कहता है। अच्छा ये बताइए, यही चीज होता है, मैं तो ये तवा से आपको सिंपल एग्जांपल समझाया, आपने जो है मैंने यहां क्या बताया कि जब तवा पतला रहेगा तो अपने ऊपर वो कम खर्च करेगा, ज्यादातर का खर्च वो कार्य करने में कर देगा। अच्छा ये बताइए, यही चीज लागू होता है इंजन के केस में। एक इंजन है बाइक का और एक इंजन है ट्रक का। इंजन में क्या होता है, इंजन में आप पेट्रोल या डीजल जलाते हैं तो उसको ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा से इंजन अपना कार्य करता है, गाड़ी अपना काम करती है। जैसे बाइक में जब आप पेट्रोल डालेंगे तो अंदर सिस्टम फिट होता है, वो पेट्रोल जलेगा यानी बाइक को ऊर्जा मिलेगी। इस केस में मैंने ऊष्मा कहा था तवा वाले केस में, और ऊष्मा ऊर्जा एक ही चीज है। बाइक वाले केस में मैं उसको ऊर्जा बोल रहा हूं। चलिए, तो बाइक को ऊर्जा मिलेगी और फिर बाइक चलेगी। बाइक का काम क्या है, बाइक का काम है चलना। जैसे तवा का काम था रोटी बनाना, ये डब्लू काम है। तवा का काम था रोटी बनाना और बाइक का काम क्या है, चलना। ट्रक का काम क्या है, चलना। ठीक ना, चलिए, तो बाइक में जब आप डालेंगे पेट्रोल, जो ऊर्जा मान लिया 10 ऊर्जा बनी उसके इंजन में, तो 10 में से वो क्या करेगी, मान लिया 2 का खर्च वो अपने आप को पहले इंजन गर्म होने में करेगा, समझे। और जब गर्म हो जाएगा एक बार इंजन थोड़ा सा, तब फिर क्या करेगा, बाइक स्पीड पकड़ेगी, समझे। कहते हैं ना कि फला बाइक जो है इतने सेकंड में स्पीड पकड़ लेती है, फला बाइक इतने सेकंड में स्पीड पकड़ लेती है। तो उसका कहने का यही मतलब होता है कि उतने सेकंड, मान लिया कोई कह रहा है कि 2 सेकंड में फला बाइक स्पीड इतने की पकड़ लेती, यानी वो 2 सेकंड का इस्तेमाल वो किस लिए कर रहा है, अपने आप को गर्म करने में। वो इंजन जैसे तवा अपने आप को गर्म कर रहा था, वैसे इंजन भी क्या करता है, अपने आप को गर्म करता है। और जब गर्म कर लेता है एक बार, तो फिर बाकी बची हुई का इस्तेमाल उस चलने के लिए करता है। तो मान लिया बाइक को पेट्रोल जला करके 10 ऊर्जा कुल दिया आपने, ठीक है ना। आप क्या देंगे, अंदर उसमें मैकेनिज्म फिट होता है, वो देता है, आप तो बस पेट्रोल डालते हैं उसमें। 10 दिया तो 2 का अपने आप को गर्म करने में करेगा और बाकी 8 का इस्तेमाल वो चलने के लिए करेगा, वही चीज, ठीक है ना। लेकिन ट्रक वाले केस में क्या होगा, ट्रक का इंजन बड़ा होता है, वही तवा वाले से उसको कंपेयर कीजिए। जैसे तवा मोटा होगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी सोखने की। तो चूंकि बाइक में अगर 2 ले रहा था तो ट्रक में हो सकता है अपने ऊपर ये 4 ले, ठीक ना। और जब 4 लेगा तो काम करने के लिए कितना बचेगी, 6 ही बचेगी, चूंकि ओवरऑल तो दोनों साइड की वैल्यू सेम होना है ना। चलिए, समझ गए, यानी इंजन जितना ज्यादा बड़ा होगा अपने ऊपर ऊर्जा वो ज्यादा खर्च करेगा, यानी डेल्टा यू की वैल्यू ज्यादा होगी, समझे। और डेल्टा यू की वैल्यू जितना ज्यादा होगी, डब्लू की वैल्यू उतना कम होगी, समझे कि नहीं। यहां देखिए, यहां अपने ऊपर 2 यूनिट खर्च कर रहा था, 8 यूनिट काम करने में कर रहा था, समझे। तो आप देखेंगे कि अगर 1 लीटर आप बाइक में भरेंगे तो हो सकता है बहुत ज्यादा दूर तक चली जाए, क्योंकि उसने 8 का इस्तेमाल किया खर्च। लेकिन वहीं पर 1 लीटर क्यों, 10 से आप समझ लीजिए, मान लिया आपने 10 लीटर भरा जो है पेट्रोल, तो 2 का इस्तेमाल मान लिया उसने अपने ऊपर कर लिया, तो बाकी 8 का इस्तेमाल बाइक क्या करेगी, जाने में या चलने में करेगी। और ट्रक में अगर आप 10 लीटर भरेंगे तो क्या करेगी, 4 का इस्तेमाल अपने ऊपर कर लेगी और 6 का इस्तेमाल वो कहां करेगी, जाने के लिए करेगी। देखिए दोनों केस में, ये केस है बाइक का और ये केस है ट्रक का। यानी ट्रक वाले केस में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मात्र 6 का इस्तेमाल कर रही है कार्य करने के लिए, यानी चलने के लिए। लेकिन बाइक वाले केस में
8 का इस्तेमाल कर रही है, 8 लीटर का इस्तेमाल उसने किया जो है चलने के लिए, ठीक है ना। तो ये बताइए जहां चलने के लिए 8 लीटर का इस्तेमाल करेगी वो ज्यादा दूर तक जाएगी कि जहां चलने के लिए 6 का इस्तेमाल करेगी वो ज्यादा दूर तक जाएगी? स्वाभाविक 8 वाली ज्यादा दूर तक जाएगी। तो इसीलिए होता है कि 10 लीटर अगर आप बाइक में भरेंगे तो ज्यादा दूर तक चले जाएंगे, क्योंकि बाइक ज्यादा काम करेगी, ज्यादा का यूज काम करने में लगाएगी। लेकिन ट्रक में अगर आप 10 लीटर भरेंगे तो कम दूर तक जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कम का इस्तेमाल कर रही है जो है चलने के लिए, ज्यादातर वो अपने आप को सोख ले रही, अपने आप को गर्म करने में, या और कई उसमें मैकेनिज्म होते हैं उनके लिए, समझे। तो इंजन जितना ज्यादा बड़ा होगा वो एवरेज इसीलिए उतना कम देता है। हो सकता है आप ट्रेन से कंपेयर करें, ट्रेन और कम ऊर्जा देगी, समझे? समझ गए कि नहीं समझे? बाइक और ट्रक वाले से आपको समझ में आया? बाइक और ट्रक में ऊर्जा कौन ज्यादा, एवरेज कौन ज्यादा देगा? बाइक और ट्रक में एवरेज बाइक ज्यादा देगी। क्यों बाइक ज्यादा एवरेज देगी? यही है। और ट्रक क्यों कम एवरेज देगी? इसलिए, ठीक। और एक और ट्रेन इस पर लिख दिया जाए तो कौन ऊर्जा ज्यादा, तब कौन एवरेज ज्यादा देगी? अगर ट्रेन इस पे डाल दिया जाए एक विकल्प, तो सबसे कम ट्रेन, फिर उसके बाद ट्रक, फिर बाइक, यानी बाइक सबसे ज्यादा एवरेज देगी और सबसे कम ट्रेन देगी, क्योंकि ट्रेन का इंजन सबसे ज्यादा बड़ा है, और जब सबसे ज्यादा बड़ा है तो सबसे ज्यादा वो सोखेगा, ठीक। चलिए, समझ गए कि नहीं समझ गए? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मेन रूप से इस समझाने के लिए वो किया गया था। और ऊर्जा संरक्षण का नियम कैसे, ये मैंने आपको बता ही दिया कि देख लीजिए, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो गए। बाइक और ट्रक वाले, ये तो तवा वाले में आपको समझा दिया था कैसे रूप चेंज हुआ। बाइक और ट्रक वाले में क्या है, आपने तो पेट्रोल भरा था ना, पेट्रोल किस में चेंज हो गया? 2 यूनिट चेंज हो गया इंजन को गर्म करने में। देखिए, सिर्फ गर्माई करने में नहीं खर्च होता, कुछ और चीजों में खर्च हो जाता है। जैसे जब आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ आवाज भी निकलती है ना, तो कुछ उस आवाज को निकालने में, भाई आवाज निकल रही है तो वो आवाज भी ऊर्जा ग्रहण करने की वजह से निकल रही है ना, तो कुछ ऊर्जा तो वो आवाज निकालने में खर्च हो जाता है, ठीक है ना। कुछ इंजन को गर्म करने में खर्च हो जाता है, और बाकी जो बचा हुआ है 8 यूनिट वो चलने में खर्च हो जाता है। तो यहां पर भी तो परिवर्तित हो गई ना, आपने पेट्रोल भरा था, पेट्रोल किस में परिवर्तित हो गया? बाइक की आवाज निकालने में, यानी ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। और किस में परिवर्तित हो गया? चलने के लिए परिवर्तित हो गया, यानी कि ऊर्जा का रूप यहां पर भी चेंज हो गया। अब आप देखेंगे कि इस साइड पेट्रोल नहीं मिलेगा, समझे? समझ गए ना ऊर्जा का रूप कैसे परिवर्तित हो गया? 2 चीज तो हो सकता है ना समझ में आ रही होता उस पर, लेकिन आपको इतना समझ में आ रही है कि जब आप पेट्रोल डालेंगे, जब आप 1 लीटर भर भर जो करता रहता है, यानी आवाज निकल रही है, आवाज निकल रही है यानी ध्वनि ऊर्जा निकल रही है। हाँ, तो आपने यहां पर तो डाला था पेट्रोल, लेकिन पेट्रोल परिवर्तित किस में हो गया? ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, ठीक ना। यानी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। भाई काम कर रहा है, समझ है ना, गाड़ी चल रही है ना, हाँ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आ गई ना, गतिज ऊर्जा आ गई कि नहीं। तो जो पेट्रोल दिया था किस में परिवर्तित हो गया? ध्वनि ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, यानी ऊर्जा का रूप क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। तो ऊर्जा संरक्षण यही तो कहता है कि नष्ट नहीं होगी और रूप नहीं परिवर्तित होगा। कहां नष्ट हुई? 10 दिया था, 10 इधर मिल गई, और रूप कहां परिवर्तित, और रूप परिवर्तित हुआ ना, यहां आपने पेट्रोल डाला था, वहां गतिज ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा मिल गई। चलिए, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम क्यों कहते हैं, समझ गए ना आप? चलिए, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम पढ़ते हैं।
देखिए ऊष्मागतिकी का हमको अब क्या पढ़ना है, द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है? एक मिनट। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ये दो बात कहता है, इसमें मुख्य रूप से दो बातें कही गई हैं। देखिए ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में कई बातें कही गई हैं, लेकिन मैं यहां पर दो बात बताऊंगा विशेष रूप से जो हमारे काम की है, ठीक है ना। और ये जो दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा ये ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अंतर्गत हैं, यानी ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में ये बातें कही गई हैं। पहली बात क्या है? पहली बात यह कहती है कि जो ऊष्मा का संचरण होता है वो गर्म से ठंडी की ओर होता है, ठीक है ना, जब तक कि उस पर कोई बाहरी कार्य ना किया जाए। ये पहली बात कहता है। क्या कहता है कि जो ऊष्मा का संचरण होता है हमेशा गर्म से ठंडे की ओर होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य कार्य ना किया जाए। यह कहता है कि ठंडे से गर्म की ओर भी हो सकता है। क्या? ठंडे से गर्म की ओर हो सकता है, लेकिन ठंडे से गर्म की ओर ऊष्मा का संचरण तब होगा जब उस पर कोई बाह्य कार्य किया जाएगा। समझे? मतलब समझिए, मान लिया यह है कोई वस्तु, यह है कोई लोहे की राड, इस सिरे को आपने थोड़ी देर गर्म करके छोड़ दिया, ऐसे 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 ऐसे। अब आपने हटा लिया इसको, गर्म कर दिया इस सिरे को और हटा लिया इसको। ये जो आपने चूल्हा से आग उग लगाई थी या लाइटर जो था इसको हटा लिया। इतना सिरा जब गर्म हो गया तो आपने हटा लिया। आप कुछ देर ये पाएंगे ये सिरा तो ठंडा है, ये है गर्म। आप ये पाएंगे कि ये अपने आप ही जो है ये पूरा गर्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद। ये पूरा गर्म क्यों हो जाता है? ये बात अलग है कि जितना ये सिरा पहले गर्म था उससे कम रहेगा, लेकिन आप मतलब ये समझिए कि ये जो आपने गर्म किया था, यानी जो आपने यहाँ ऊष्मा दी थी यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी धीरे धीरे करके। मान लिया 10 दी थी यहाँ पर, तो 10 के बजाय अब यहाँ पर 2 बचेगा, 2 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा। यानी कि हम ये क्या कहते हैं, हाँ, कि ऊष्मा का जो संचरण होता है वो गर्म से ठंडी की ओर होता है और उसमें हमको कुछ करना नहीं होता। जैसे आप देखेंगे कि मान लिया कोई गर्म पानी है, आप बाल्टी में पानी गर्म करके रख लीजिए, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बाल्टी का पानी ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है? इसलिए ठंडा हो जाता है, कुछ आपको नहीं करना। आप ऐसे गर्म बाल्टी का पानी रखे हुए हैं, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ठंडा हो जाए। क्यों? क्योंकि उस बाल्टी के पानी से ऊष्मा जो है वायुमंडल में चली गई। भाई बाल्टी का पानी गर्म है और ऊपरी वायुमंडल उसकी तुलना में ठंडा है, तो क्या होगा? गर्म से ठंडी की ओर ऊष्मा का संचरण होगा, यानी उस पानी से जो ऊष्मा निकली वो वायुमंडल की ओर चली जाएगी और एक समय आएगा कि पूरी ऊष्मा उसमें से निकल करके वायुमंडल में चली गई। और जब वायुमंडल में पूरी ऊष्मा चली गई तो बाल्टी का पानी ठंडा हो जाएगा। ठीक, चलिए समझ गए? तो यही कहता है द्वितीय नियम। क्या कहता है? कि गर्म से ठंडी की ओर
गर्म से ठंडा की ओर होता है ऊष्मा का संचरण। और इस संचरण होने में कोई आपको कुछ करना नहीं पड़ता, यानी कि बिना कोई बाह्य कार्य किए। आपको बाहर से कोई काम इसमें नहीं करना। कुछ करते हैं क्या, आप बाल्टी का पानी ऐसे रख देते हैं, बाल्टी का पानी से ऊष्मा जो है वायुमंडल में चली जाती है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक, ये नियम एक चीज और कहता है, क्या कहता है कि ठंडे से गर्म की ओर भी ऊष्मा का संचरण किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कोई बाह्य कार्य करना पड़ेगा। ठीक, अब आप कहेंगे कि गर्म से ठंडे की ओर ऊष्मा का संचरण होता है, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन ठंडे से गर्म की ओर ऊष्मा का संचरण कैसे होगा, ये बात हमको समझ में नहीं आई। ये भी हो सकता है, ठंडे से गर्म की ओर भी ऊष्मा का संचरण हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई बाह्य कार्य करना पड़ेगा। बाह्य कार्य करना पड़ेगा यानी कि जिस सिस्टम में ये चीज घटित होगा वहां कुछ ऐसी मशीन लगी होगी, कुछ ऐसे सिस्टम फिट होंगे, उस सिस्टम कुछ उसमें ऐसे काम करेंगे जिसके बाद ठंडे से गर्म की ओर ऊष्मा का संचरण होगा। आप कहेंगे कि सर उदाहरण बताइए, वो कौन सी चीज है जहां पर ठंडे से गर्म की ओर ऊष्मा का संचरण होता है? तो मैं आपसे कहूंगा कि फ्रिज। फ्रिज के अंदर ठंडे से गर्म की ओर ऊष्मा का संचरण होता है। कैसे होता है? अब देखो, इतना नीट और आईआईटी की तैयारी नहीं करनी, आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि फ्रिज, और वो क्यों होता है? क्योंकि फ्रिज में ऐसे सिस्टम बने हुए हैं, उसमें ऐसे मैकेनिज्म फिट है, ऐसी मशीन फिट है जो क्या करती है, ठंडे से गर्म की ओर ऊष्मा का संचरण करती है। वो मशीन करती क्या है? वही कोई बाह्य काम करती। बाह्य काम मतलब कुछ वो अपने से उसमें काम करती है जिसके बाद ठंडे से गर्म की ओर ऊष्मा का संचरण होता है। बाल्टी वाले पानी में कुछ मशीन नहीं लगी है, पानी भर के आप गर्म रख दीजिए, अपने आप चला जाएगा, यानी कोई ऐसा मशीन नहीं लगी जो मशीन कोई बाह्य काम करके गर्म से ठंडे की ओर करवा रही। लेकिन अगर आपको ठंडे से गर्म की ओर करना है तो कुछ बाह्य काम करना पड़ेगा। बाह्य काम का मतलब है कि कुछ ऐसी मशीन उसमें फिट कर दी जाएगी, वो मशीन कुछ ऐसा काम करेगी, कुछ ना कुछ जो भी अपनी टेक्नोलॉजी फिट होगी, जो कुछ भी करेगी, समझ में, वही है बाह्य काम का मतलब। ठीक, तो ये कहाँ होता है? फ्रिज में। तो इससे रिलेटेड अक्सर एक क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए, अगर फ्रिज के दरवाजे को खोल दिया जाए, मान लिया कमरे में आपके फ्रिज रखी हुई है और आपने फ्रिज के दरवाजे को खोल दिया, तो क्या होगा? कमरा गर्म होगा कि कमरा ठंडा होगा? साधारण आपके दिमाग में यही आएगा कि फ्रिज के दरवाजे को खोल देने पर चूंकि फ्रिज ठंडी होती है इसलिए ठंडापन बाहर निकलेगा और कमरा ठंडा हो जाएगा। आपको ऐसे लगेगा। जी नहीं, यहां मैंने आपको क्या बताया? क्या बताया मैंने आपको? फ्रिज। फ्रिज में क्या होता है? ऊष्मा निकलती है कहां? ठंडे से गर्म की ओर। मैंने आपको क्या बताया कि फ्रिज में ऊष्मा ठंडे से गर्म की ओर संचरित करती है, यानी अगर फ्रिज आप खोल देंगे तो क्या होगा? ठंडे से गर्म की ओर ऊष्मा का संचरण होगा, यानी कि फ्रिज से कमरे की। भाई, ठंडे से गर्म का मतलब क्या है? फ्रिज है ठंडी और कमरा है गर्म। फ्रिज की तुलना में तो कमरा गर्म है ना, तो होगा क्या? यहां तो ठंडे से गर्म की ओर ऊष्मा का संचरण होगा, और जब ठंडे से गर्म की ओर फ्रिज वाली ऊष्मा जो है कमरे की ओर जब जाएगी, और ऊष्मा का मतलब क्या होता है? ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी, समझे?
मतलब फ्रिज के अंदर भी जो ऊष्मा निकल रही है, जो भी उसके अंदर से गर्मी निकल रही है, फ्रिज करता क्या, ठंडा कैसे करता है किसी चीज को? फ्रिज कुछ नहीं करता। मान लिया आपने उसके अंदर कोई भी चीज रख दिया, मान लिया आपने गर्म दूध रख दिया, ऐसे आपने गर्म दूध रख दिया फ्रिज के अंदर, तो फ्रिज करती क्या है, इस गर्म दूध का जो है ऊष्मा निकाल लेती है। हाँ, और जब इस गर्म दूध का ऊष्मा निकल जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। कोई चीज ठंडी क्यों होती है? ठंडी इसलिए होती है जब उस चीज से आप ऊष्मा निकाल लेंगे, कोई भी मशीन के द्वारा कैसे भी, तो वो चीज ठंडी हो जाएगी। ठंडे होने का सीधा सा मतलब है कि उस चीज से ऊष्मा निकल गई। ठीक है ना? तो फ्रिज के अंदर क्या है, जो मैकेनिज्म फिट है, वो कोई भी चीज रखते हैं तो उससे वो ऊष्मा निकाल लेता है। समझे? तो जब ऊष्मा निकली और ये ऊष्मा जब आप दरवाजा खोल देंगे, पहले तो क्या होता था कि उसी फ्रिज में जो है ऊष्मा ऊपर की ओर जाती है उस चीज से निकाल करके, लेकिन जब आप दरवाजा खोल देंगे तो क्या होगा, जब आप दरवाजा खोल देंगे तो फ्रिज के अंदर जो ऊष्मा निकल रही है किसी चीज से, वो चली जाएगी कमरे की ओर, और जब कमरे की ओर ऊष्मा चली जाएगी तो कमरा और गर्म हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा का मतलब है होता है गर्मी। ठीक है ना? तो कमरा क्या हो जाएगा, और ज्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि ठंडे से गर्म की ओर भी ऊष्मा का संचरण किया जा सकता है, बस उसमें बाहर से कोई मैकेनिज्म फिट रहे, बाहर से कोई कारक है। कोई पूछे कहाँ होता है ये, तो आप कह दीजिएगा फ्रिज में। हाँ, और इसीलिए ऐसा होता है कि जब उसके दरवाजे को खोल दिया जाता है तो जो ऊष्मा पहले नीचे से ऊपर की ओर जा रही थी, या जैसे भी वहां मैकेनिज्म फिट था, अब वो फ्रिज के अंदर की ऊष्मा बाहर की ओर जाने लगी, कमरे में जाने लगी, और जब कमरे में जाने लगी तो कमरा और ज्यादा गर्म हो गया, क्योंकि ऊष्मा का मतलब है होता है गर्मी। ठीक, चलिए, ये रही बात पहली, जो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में कहा गया है। ये एक बात कही गई है। पहली दूसरी मैंने यहां इसको पहली मान लिया। दूसरी बात और कहता है ऊष्मागतिकी का नियम। ये ऊष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम कहता है, एक का तो आपको उदाहरण फ्रिज वाला बता दिया, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम एक बात और कहता है कि ऐसी किसी मशीन का निर्माण जो है असंभव है जो 100% ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित कर सके। क्या कह रहा है? ऐसी किसी मशीन का निर्माण असंभव है जो 100% ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित कर सके। ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम का। प्रथम नियम में मैंने आपको क्या बताया था? Q बराबर क्या बताया था? डेल्टा U प्लस W बताया था आपको मैंने प्रथम नियम में। ये बताया था। ये क्या था? ये ऊष्मा वहां मैंने लिखा था तवा के केस में। चलिए मैं यहां इसको ऊर्जा लिख दिया था। ऊर्जा, ये ऊर्जा किस में परिवर्तित हो रही? डेल्टा U में, यानी अपने आप को गर्म करने में, या ध्वनि ऊर्जा में, या सोखने में, और प्लस कार्य में। ठीक है ना? तो द्वितीय नियम यह कहता है कि ऐसी कोई मशीन बनाई ही नहीं जा सकती कि यहां से जितनी ऊर्जा आप दें, पूरी की पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल कार्य करने में प्रयुक्त हो जाए। यानी कि 10 दें तो 10 का इस्तेमाल कार्य करने में प्रयुक्त हो जाए, यानी कि डेल्टा U की वैल्यू 0 हो जाए। ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई जा सकती, नहीं बनी है। भविष्य में हो सकता है बनाई जा सके, लेकिन यह कहता है कि ऐसी किसी मशीन का निर्माण असंभव है। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहता है। भाई भविष्य में जब वो बन जाएगी तब कहेंगे कि यह नियम फेल हो गया। समझे? यानी यह नियम कहता है कि कुछ ना कुछ तो वो अपने ऊपर खर्च करेगी ही करेगी, चाहे तवा हो, चाहे इंजन हो, चाहे जो कुछ भी हो। जैसे तवा क्या करता है, कुछ ना कुछ तो अपने ऊपर गर्म करने के लिए ले लेता है। इंजन भी कुछ ना कुछ अपने ऊपर गर्म करने के लिए ले लेता है, कुछ ध्वनि के लिए ले लेता है। तो सेकंड नियम में जो दूसरी बात कही गई, यही बात कही गई है कि ये डेल्टा U को कभी 0 नहीं किया जा सकता।
क्या डेल्टा यू को जीरो करना संभव नहीं है। अभी डेल्टा यू को कहा जाता है एंट्रोपी। क्या कहा जाता है फिजिक्स की भाषा में? एंट्रोपी। यानी ये दूसरा नियम ये कहता है कि एंट्रोपी कभी जीरो नहीं हो सकती। एंट्रोपी का मतलब वही है कि जो आपने ऊर्जा दिया उस ऊर्जा का जो हिस्सा वो अपने ऊपर खर्च कर ले उसे कहा जाता है एंट्रोपी। यानी ये नियम कहता है कि एंट्रोपी कभी जीरो नहीं हो सकती। यानी ये नियम ये कहता है कि एंट्रोपी जीरो नहीं हो सकती, यानी एंट्रोपी कुछ ना कुछ होगी, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो जो कुछ भी हो। हाँ, ये क्या कहता है कि जीरो नहीं हो सकती एंट्रोपी, भले 1 हो। और जब 1 होगा इधर तो इधर कितना बचेगा? 9 बचेगा। और जब 9 बचेगा, दिया तो हमने 10 था लेकिन बचा कितना? इधर 9 बचा। हमने 10 दिया था लेकिन बचा कितना? 9 बचा। यानी कि 100% का इस्तेमाल कार्य करने में नहीं हुआ ना। 10 दिया था, अगर उधर 10 पूरा 10 का इस्तेमाल कार्य करने के लिए हो जाए तब हम कहेंगे कि 100% ऊर्जा का इस्तेमाल हमने कार्य करने में कर लिया। लेकिन द्वितीय नियम यही कहता कि ऐसी कोई सी मशीन का निर्माण असंभव है जिससे 100% ऊर्जा का इस्तेमाल कार्य करने में किया जा सकता है। जरा सोचिए, ऐसा बन जाता तो तवा में क्या करते? बस इधर से आग लगाते, तुरंत रोटी डालते, सब धनाधन 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 हो जाता। होता क्या कि तवा बिना गर्म हुए ही जो है पूरा जितना आप ऊष्मा देते सब उबलने लगता। ट्रक का इंजन क्या करता? जितना आप 10 लीटर उसमें डालते तो 10 का इस्तेमाल चलने में कर देता, अपने ऊपर बिल्कुल ना लेता। आप जो है बाइक में जितना करते पूरा का इस्तेमाल चलने में कर देता। अभी क्या करता है? कुछ अपने आप को गर्म करने के लिए कर लेता है, कुछ जो ध्वनि ऊर्जा के लिए कर लेता है। भाई होता क्या है कि जब आप वो करते हैं, जब बाइक चलाते हैं तो आवाज निकलती है ना। वो आवाज कैसे निकलती? क्योंकि आपने जो ऊर्जा दिया पेट्रोल को जला करके वो ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो ये हम कहता है कि ऐसा संभव नहीं है, कुछ ना कुछ तो एंट्रोपी होगी ही। एंट्रोपी क्या है? यही, इसी को एंट्रोपी कहते हैं। ऐसा नहीं संभव है कि एंट्रोपी जीरो हो जाए, ठीक है ना। चूंकि एंट्रोपी जीरो होने का मतलब क्या है कि 100% ऊर्जा के इस्तेमाल कार्य करने में कर लिया गया। अच्छा ये बताइए, हमारे लिए फायदेमंद क्या होगा कि जितना हम ऊर्जा दिए सबका इस्तेमाल कार्य करने में हो जाए, वही हमारे लिए फायदा होगा। यानी हमारे लिए फायदा क्या होगा कि एंट्रोपी जीरो हो जाए। एंट्रोपी मतलब यही जो डेल्टा यू है, यानी जो अपने ऊपर खर्च कर रहा। तो ये द्वितीय नियम में 2 बातें मैं आपको बताया, और चीज कही गई लेकिन हमारे लिए यही चीज है कि ऐसी किसी मशीन का निर्माण असंभव है जिसमें 100% ऊर्जा का इस्तेमाल कार्य करने में किया जा सके। ठीक। द्वितीय नियम आपको समझ में आ गया? दो बातें, एक फ्रिज वाला और एक ये वाला, 2 याद रखिएगा। चलिए, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या कहता, देख लीजिए। तृतीय नियम क्या कहता? प्रथम नियम आपको बता दिया, द्वितीय नियम बता दिया। नोट्स में सब लिखा होगा, यहां समझिए बस। हाँ, अब पूरी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है ना। सब लिखा होगा, स्पष्ट शब्दों में लिखा होगा, यहां समझिए बस। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या कहता है कि परम शून्य ताप पर
एंट्रोपी शून्य होगी। इसका मतलब आपने क्या समझा? तृतीय नियम क्या कहता है कि परम शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य होगी सभी पदार्थों की। कोई भी पदार्थ ले लीजिए, उसमें परम शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य होगी। परम शून्य ताप क्या होता है? क्या होता है परम शून्य ताप? परम शून्य ताप का मतलब होता है 0 केल्विन। और 0 केल्विन को अगर आप सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो कितना निकलेगा? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम यह कहता है कि 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंट्रोपी शून्य होगी। एंट्रोपी शून्य होने का क्या मतलब? मैंने बताया था आपको कि यही डेल्टा यू को एंट्रोपी कहते हैं, यानी ये होगी शून्य। और ये शून्य होगी तो क्या होगा? Q बराबर W। यानी इधर अगर आपने 10 दिया तो ये 10 W में चेंज हो जाएगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि परम शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य होगी। यानी कि जितना हम ऊर्जा देंगे, सारी की सारी ऊर्जा 100% ऊर्जा का इस्तेमाल कार्य करने में हो जाएगा। द्वितीय नियम क्या कह रहा था? द्वितीय नियम यह कह रहा था कि ऐसी किसी मशीन का निर्माण असंभव है जहां पर 100% ऊर्जा का इस्तेमाल कार्य करने में किया जा सके। लेकिन तृतीय नियम क्या कहता है कि संभव है कि 100% ऊर्जा का इस्तेमाल कार्य करने में किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है? उसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 0 केल्विन का, यानी कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो आप कहेंगे सर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, द्वितीय नियम तो कहता है ऐसी मशीन बनाई ही नहीं जा सकती, लेकिन ये नियम कहता है कि बनाई जा सकती है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो फिर ऐसा कैसे? अगर बनाई जा सकती तो बना लिया जाए जो है, और जितना हम इधर से दें पूरे का इस्तेमाल हो जाए उसमें कार्य करने में। देखिए दोनों नियम सही। तृतीय नियम ये तो कह दिया कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 100% ऊर्जा का इस्तेमाल कार्य करने में किया जा सकता है, यानी डेल्टा यू 0 होगा, एंट्रोपी 0 होगी, यानी वो अपने ऊपर बिल्कुल नहीं खर्च करेगी। ध्वनि ऊर्जा के रूप में या अपने को सोखने में, तवा को देख लीजिए तो तवा के केस में कह देंगे अपने को गर्म करने में बिल्कुल ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करेगा तवा। गाड़ी के केस में देखेंगे तो इंजन अपने आप को गर्म करने में बिल्कुल नहीं लेगा, यानी इंजन गर्म होगा ही नहीं, बस डालेंगे बड़ा बड़ू चल दिया। हाँ, और बिल्कुल आवाजें नहीं करेगा इंजन। भाई आवाज करेगा यानी ध्वनि निकल रही है, ध्वनि निकल रही यानी क्या कह दिया कि कुछ ना कुछ जो हमने दिया था 10 में से उसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल उसने ध्वनि के रूप में कर लिया। लेकिन द्वितीय नियम तो कहता नहीं बनाया जा सकता ऐसा इंजन, भले हल्का ऐसा आवाज करे, भले हल्का ऐसा गर्म हो, वो होगा जरूर, और जब होगा तो डेल्टा यू की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। लेकिन तृतीय नियम कहता है कि हो सकता है ऐसा, लेकिन उसके लिए हमारे पास टेम्परेचर क्या होना चाहिए? -273 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, -273 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पॉसिबल है? जी नहीं, अभी नहीं खोजा गया। आप सुने होंगे कि -10 टेम्परेचर चला गया, -50 चला गया, कभी -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप नहीं सुने। यानी कि अभी तक की जो रिसर्च है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर नहीं प्राप्त किया जा सकता। बात समझ में आई? ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि
क्या कह रहा है ये कि 100% जो आप ऊर्जा देंगे सबका इस्तेमाल कार्य करने में किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास टेम्परेचर होना चाहिए -273 डिग्री सेंटीग्रेड का। और -273 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आज तक नहीं प्राप्त किया जा सका है। हाँ, वैज्ञानिक बहुत लगे हैं कि इतना टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मतलब बहुत कम। आप समझिए, जीरो जब टेम्परेचर चल जाता है तो सब बर्फ बन जाता है, और -273 की स्थिति में क्या हो। तो अभी तक -273 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर नहीं बनाया जा सका, नहीं प्राप्त किया जा सका। जब ये प्राप्त कर लिया जाएगा तब हम कहेंगे कि ये हो सकता है। यानी आपका वो दूसरा नियम सही था ना। दूसरा नियम क्यों कह रहा था कि ऐसी मशीन नहीं बनाई जा सकती? इसीलिए वो कह रहा था ना, क्योंकि ऐसी मशीन बनाने के लिए -273 टेम्परेचर चाहिए, और -273 का टेम्परेचर तो आज तक दुनिया में प्राप्त ही नहीं किया जा सका। वैज्ञानिक ऐसा टेम्परेचर खोज ही नहीं पाए हैं। जब खोज लेंगे तब फिर वो दूसरा नियम बदल दिया जाएगा कि नहीं, ऐसी मशीन बनाई जा सकती। अभी वो कह रहा है कि ऐसी मशीन नहीं बनाई जा सकती। ये कह रहा है कि बनाई जा सकती है, लेकिन शर्त ये है। हाँ, तो ये भी कुल मिला के तीसरा नियम बेवकूफ बना रहा है। जब ये भाई आपने तो वही चीज कह दिया, जैसे एक टाइप से कहते हैं ना कि भगवान को ढूंढा जा सकता है लेकिन उसके लिए मारना पड़ेगा। ये वही वाली हाल है। इन्होंने कह दिया कि नहीं बनाई जा सकती है, दूसरा नियम कह रहा है कि नहीं बनाई जा सकती, बनाई जा सकती, लेकिन ये वाला लाओ पहले, ये वाला लाओ। हाँ, मैं आपसे कहूं भगवान को ढूंढा जा सकता है, लेकिन पहले मारो, मारो पहले सुसाइड करो, तो आप कह रहे हैं क्या बेवकूफ़ी बात कर रहे हो। हाँ भाई, जिंदा पर आप दिखाओ, तो वही है। ये कह रहा है बनाई जा सकती है, लेकिन पहले -273 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्राप्त करो। वैज्ञानिक कह रहे हैं कहाँ से प्राप्त करें, -273 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है। तो कह रहा जब पॉसिबल नहीं है तब नहीं, अगर इतना बना लोगे तब बनाई जा सकती है। समझे, दोनों बात सही हो गई। दूसरी बात भी सही है, तीसरी बात भी सही है। जब ये हो जाएगा तब चले।